इमरानी सियासत में एक दफ़ा फिर गर्मा गर्मी शुरू हो गई है। वफाक और सिंध और बयानात का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। कल भी बिलावल भुट्टो के जो बयानात थे, फिर पूरी गवर्नमेंट की मशीनरी और इस दफ़ा सिंध हुकूमत की तरफ से भी बाकायदा एक फ़ौज है जो दोनों तरफ से जारी है। तो इसके पीछे क्या 18वीं तरमीम है या कोई और वजह है? देखिए, 18वीं तरमीम ख़त्म हो नहीं सकती। वो तब तक ख़त्म नहीं हो सकती जब तक 2/3 अक्सरियत नहीं होगी। और 2/3 अक्सरियत बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि PMLN या पीपल्स पार्टी उनके साथ नहीं मिल जाते। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को बजाय इसके कि इस पे बात करें, उनको चाहिए कि बड़े आराम से जाके वो मरियम नवाज़ साहिबा से या ख्वाजा आसिफ साहब से या मियाँ शहबाज शरीफ साहब से बात कर लें और उन्हें कहें जी कि हमने इनको वोट नहीं देना, इस बात पे हमें कंसेंसस कर लेना चाहिए। तो ये उल्टे भी लटक जाए हुकूमत तो वो उसके अंदर तरमीम कर नहीं सकती। तो उस पर शोर मचाने की सवाए इसके कोई ज़रूरत नहीं है कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों उस पर सियासत करना चाह रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, देखें, हमने इस पेंडेमिक से भी कुछ नहीं सीखा। दुनिया ने इससे सीखा है। दुनिया ने इसको प्रायोरिटी के तौर पे लिया है और लोगों की फ़िक्र उनको आई है। हम इसमें भी सियासत कर रहे हैं। अपोजिशन की पूरी कोशिश है कि इमरान खान इस तरह के स्टेप्स ले जिससे आम आदमी को मार पड़े और उससे इकॉनमी इतनी डाउन हो जाए कि जब इस पेंडेमिक से हम निकल जाएं तो उसके बाद भी इमरान खान कोई डेवलपमेंट ना कर पाए, उसके पास पैसे ना हो, मईशत की बुरी हालत हो, तो फिर हम ये कहें कि इसने कोई काम नहीं किया और कोरोना में भी कोई काम नहीं किया, लिहाजा अब हमें आप हुकूमत करने का मौका दें। तो इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे ले रहे हैं। इसी तरह हुकूमत भी कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रही। वो सिंध के लत्ते लेती है, जहाँ पे मुराद अली शाह ने या सिंध गवर्नमेंट ने अच्छे काम किए हैं उनको अच्छा कहने की बजाय उनके साथ खराबा करती है। तो ये एक दो तरफा लड़ाई है। मेरे ख्याल में इस लड़ाई की गुंजाइश नहीं है। इस लड़ाई को लड़ने की बजाय अगर ये काम करें तो करने के लिए काम बहुत ज़्यादा है। अब कोई छेड़ देता है, दूसरा उसका जवाब देता है। इस दफ़ा ये पहल पीपल्स पार्टी ने की है। लेकिन दो बातें आपने की हैं इस पे वन बाय वन। इमरान, मैं चाहूँगा कि आपसे बात करें। आपने कहा कि 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत होती है। ज़ाहिर बात है, तरमीम है, आइन में करनी है। लेकिन आप देखें, जब सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट बनाना था, नंबर्स नहीं थे, नंबर अचानक पूरे हो जाते हैं, तो विल चाहिए होती है। इसी तरह जब एक लेजिस्लेशन इस साल के शुरू में आई थी जहाँ पे एक्सटेंशन वाला मामला था, वहाँ पे तो 300 से भी ज़्यादा वोट, यानी इमरान खान को क्या वोट मिले होंगे जो उधर वोट मिले हैं। तो जब कंसेंसस होना होता है तो पता नहीं गैर मरई क़ुव्वतें आ जाती हैं, क्या हो जाता है, ज़मीर जाग जाता है सबका, तो वो तो हो ही जाती हैं। और 18वीं तरमीम के बारे में अब तवातर के साथ एक बयानिया डेवलप हो रहा है। देखिए, बड़ी सादी बात है। सादिक संजरानी का मामला खुफिया बैलेटिंग में था, उधर लोगों ने मुंह काला कर लिया और पता भी नहीं चला, मुंह पे निशान भी नहीं पड़ा। इसी तरह जो ये वाला मामला है आईनी तरमीम वाला, इसके अंदर पता चल जाएगा। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन में सबकी मर्जी थी, हाथी के पाँव में सबका पाँव। तो मैं ये कह रहा हूँ कि PMLN ने और पीपल्स पार्टी ने दोनों ने खुशी से वोट किया है। अगर वो 18वीं तरमीम में भी दोनों खुशी से वोट करना चाहते हैं तो कर दें, नहीं करना चाहते तो PTI तो चाहे उल्टी भी लटक जाए इसको पास नहीं कर सकती। नहीं, अब क्या 18वीं तरमीम सिर्फ PTI करना चाह रही है? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी करना चाह रही है और एस्टेब्लिशमेंट के कुछ हल्के बड़ी सीरियसली सोच रहे हैं कि ये काम ठीक नहीं हुआ, इसको दुरुस्त होना चाहिए। और देखिए, पूरी 18वीं तरमीम की तो कोई बात नहीं कर रहा। अब असद उमर रह हैं, आज शिबली फराज ने भी कहा और कोविड-19 का कह रहे हैं कि कोविड-19 की जो हमारी फ़ाइट है वो कह रहे हैं 18वीं तरमीम उसके आड़े आ रही है। जो हेल्थ है, जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, उसमें वो कह रहे हैं कि मखसूस जगहों पर वो करनी है तरमीम। देखें, उससे वफाक का रोल बड़ा कम हो गया था बहुत सारी चीज़ों में, और ये कोई आसमान से उतर के आई हुई तरमीम नहीं है, इंसानों ने की है। तो जब उसके अंदर उनको लगेगा कि ये चीज़ हमने की थी, एक नई सिचुएशन और डेवलपमेंट आई है, उसमें तब्दीली की गुंजाइश है तो कर लें तब्दीली, क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ, अगर इसके ऊपर सियासत करनी है तो ये बहुत गुंजाइश है कि आप इसके ऊपर सियासत कर सकते हैं और वो हो भी रही है। अच्छा, दूसरी अब आ जाते हैं नैब की जो ऑर्डिनेंस है, जो अब नया, उसमें जो 6 महीने लैप्स हो गए तकरीबन आगे, अब उसमें दोबारा से हुकूमत अपोजिशन आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो उसमें क्या आपको नज़र आ रहा है? और शेख रशीद का आज बयान कि नैब का जो टार्जन है उसकी वापसी होगी और 2 तरफ़ा एहतसाब, यानी दोनों तरफ अब सख्त एहतसाब होने जा रहा है। देखिए, नैब के बारे में जो अब मुसवदा मार्केट में है, जो आपने और मैंने पढ़ा है, उसके मुताबिक तो ये टुथलेस हो जाएगा और ज़्यादा। ये वो मुतालबात हैं जो PMLN और पीपल्स पार्टी करती रही है।
करप्शन रोकने के लिए ज़्यादा ज़रूरी ये नहीं है कि आप पुराने लोगों को पकड़ पकड़ के सजा दें, आप करप्शन होने ही ना दें। हर महकमे में अच्छे लोग लगा दें, वो अपने अपने महकमे का ख्याल रखें, अपने अपने लोगों का ख्याल रखें, 2 नंबरियाँ ना होने दें, मेरिट को लेकर आएँ, तो वैसे ही करप्शन कम हो जाती है। और अगर आपके वज़ीर अच्छे हैं तो वजारतों में भी वो करप्शन नहीं होने देते। तो करप्शन को रोकने के और 100 तरीके हैं। अगर एक हुकूमत चाहे कि करप्शन इस मुल्क में हमने कम करनी है या नहीं होने देनी, तो हुकूमत बहुत हद तक ये काम कर सकती है बगैर किसी बड़े इदारे के। अब मामला ये है कि इस पेंडेमिक के बाद पाकिस्तान को एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, ये मेरा सोचना है, क्योंकि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने महफूज रखा है बहुत बड़ी मुसीबत से। जो यूरोप के साथ और अमेरिका के साथ हुआ वो हमारे साथ नहीं हुआ, तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम महफूज रहे हैं। तो हम इसको एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए एक बहुत बड़ा एतमाद साजी का माहौल चाहिए, उसके लिए बहुत बड़ा पैसा मार्केट में चाहिए, और वो पाकिस्तान में ज़्यादा पैसा ग्रे एरियाज़ में है, यानी उसका हिसाब किताब नहीं दिया जा सकता। तो मेरे ख्याल में नैब का प्रेशर इस वक्त बिल्कुल हटा देना चाहिए, ताकि जिन लोगों के पास जिस तरह का भी पैसा पड़ा हुआ है वो निकालें और इस मौके से फ़ायदा उठाएं, क्योंकि रेवेन्यू तो पाकिस्तान कमाएगा। तो ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, ये अपॉर्चुनिटी है, ये एक अल्लाह ताला की तरफ से एक मुसीबत भी है, आजमाइश भी है, लेकिन हमारे लिए ये एक अपॉर्चुनिटी में बदलती जा रही है, तो इसको हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। अच्छा इमरान, आपने अब जिक्र किया कि जो करप्शन है वज़रा करते हैं, उसको रोकना भी है। मुसवदा जो है वो तो शहजाद अकबर कह रहे हैं कि जी स्पेकुलेशन है, असल तो नहीं है। लेकिन जो करप्शन है, जो आपने कहा वज़रा करते हैं, अभी एक तब्दीली हुई है वजारत इत्तलात में। आपने भी अपने यूट्यूब में उसकी अंदरूनी वजूहात भी बताई और पूरा तफसील से आपने जिक्र भी किया। और आज शेख रशीद कह रहे हैं कि जी आगे शिबली फराज है और पीछे पर्दे के पीछे बाजवा साहब होंगे। तो क्या ये सिर्फ करप्शन का नैरेटिव था या ये पहले से ही फैसला है ना? देखिए ये तो नहीं है कि एक हटा गया और फिर प्रॉपर प्लान के साथ, यानी शिबली फराज और जनरल आसिम बाजवा, जिनका तो कोई नाम ही नहीं ले रहा था, और शिबली फराज का भी कहीं से नाम नहीं था, तो ये अचानक तो नहीं होगा, सोची समझे मंसूबे के तहत ही हुआ है। देखिए अचानक नहीं हुआ, ये चीज़ें तय की जा रही थी। इमरान खान साहब को दूसरी ऑप्शंस चाहिए थी। आपको याद होगा जनरल राहील शरीफ साहब पाकिस्तान के मकबूल तरीन जर्नैल थे। आज भी अगर आप किसी गांव में या किसी दूर दराज इलाके में जाके पूछें तो कई लोग अभी भी कहते हैं कि आर्मी चीफ कौन है, उनसे वो कहते हैं जी राहील शरीफ। ट्रकों के पीछे अभी भी बाजवा साहब की फ़ोटोज़ नहीं आई। बाजवा साहब ज़रा लो प्रोफाइल में रह के काम करते हैं, उसके लिए बाजवा साहब खुद भी एक वजह है कि वो अपने आप को उस लेवल पर नहीं लेकर जाते जानबूझ के। लेकिन राहील शरीफ साहब एक ब्रांड बन गए थे, और उस वक्त इसकी ज़रूरत इसलिए थी कि एक वॉर एंड टेरर चल रही थी, और उसके अलावा कुछ मुशर्रफ साहब के दौर की वजह से आर्मी जो है वो डीमोरल भी थी, कुछ उनकी मकबूलियत में कमी भी थी। दुनिया भर में कोई फ़ौज अपने मुल्क में लड़ रही हो ना जब, तो वो बहुत गैर मकबूल होती है। लेकिन पाकिस्तान में ये उल्टा हो गया कि अपने मुल्क के अंदर एक फ़ौज लड़ रही थी, एक जंग लड़ रही थी, और वो इंतहाई मकबूल हो गई थी। उसके पीछे एक आदमी था, और वो आदमी नहीं था, वो साइंटिस्ट था, उसका नाम है आसिम सलीम बाजवा। ये इस काम में बड़े माहिर आदमी हैं। इमरान खान साहब को और उनके साथियों को ये लगता है कि ये बहुत बड़ा आदमी है इमरान खान, और जितनी इनकी प्रोजेक्शन होनी चाहिए वो हो नहीं रही, उल्टा काम नेगेटिव जा रहा है। तो उनको एक साइंटिस्ट चाहिए था। उन्होंने कहा वो आदमी आजमाया हुआ भी है, उसने काम बेहतरीन करके दिखाया है, और पूरे मुल्क में शुक्रिया राहील शरीफ करवा दिया था, तो हम उनकी खिदमात ले लेते हैं। दूसरा, एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो एक सवाल जो आपका सिलसिला एक वैसे ही बना हुआ था कि ठीक है गलत है, ठीक है गलत है, वो भी मुंह बंद हो गए सबके। तीसरा जो है वो इमरान खान साहब को एक इंस्टीट्यूशनल इनपुट जो है वो बड़ी क्विकली मिल जाएगी। और एक फ़ायदा इसका ये हुआ कि शिबली फराज साहब साथ आ गए, तो जो पार्टी के अंदर नाराज़गियाँ थी कि फिरदौस आशिक़वान तो वो मुंह ही नहीं है जो हमारी पार्टी का है, वो फेस ही नहीं है जो हमारी पार्टी को रिप्रेजेंट करता है, तो अब बाकायदा एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा फेस आ गया है जो PTI का लगता है। तो ये 2-4 काम इकट्ठे हो गए हैं। लेकिन अब जैसे आप जनरल बाजवा की आपने बात की, आसिम बाजवा की, तो ज़ाहिर बात है पहले परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ भी थे, उनकी किताब में भी उन्होंने बड़ी मावनत की। उस वक्त मिलिट्री सेक्रेटरी थे वहाँ पे, डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी भी थे। फिर उसके बाद राहील शरीफ का ISPR का जो रिफॉर्म है आपने कहा वो किया उन्होंने, लेकिन आखिर में सदर्न कमांड, क्योंकि बलूचिस्तान में भी वो रहे हैं, तो उसके लिहाज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लास्ट असाइनमेंट थी। और अभी CPEC अथॉरिटी जो लास्ट उनकी थी, तो चाइना और ये सारी चीज़ें, इस सारे कॉन्टेक्स्ट में तो जनरल बाजवा को कि इतना बड़ा जो चैलेंज उनके सामने है, उस पर सबसे मेन चीज़ क्या होगी? देखें, मैंने एक चीज़ को नोट किया है, और ये मेरी ज़ाती ऑब्जर्वेशन है, गलत भी हो सकती है। ये सारे कोर कमांडर्स बड़े तगड़े होते हैं और बड़े बंझे हुए होते हैं, ये वैसे ही नहीं लग जाते। लेकिन मैंने ये गौर किया है कि जिसको भी रावलपिंडी में लगाते हैं ना, वो बहुत सख्त गिर आदमी होता है, उसमें लचक नहीं होती।
क्योंकि उसने इंडिया को टैकल करना है आज़ाद कश्मीर से लेके ऊपर गिलगित बल्तिस्तान तक और कारगिल तक। ये बड़ा मजबूत असाब का आदमी होता है और बड़ा सख्त गिर आदमी होता है जिसको यहाँ पे लगाते हैं। ये रावलपिंडी का रिकॉर्ड है। और जो सबसे समझदार आदमी होता है, जो बड़ा मामला फहम होता है और चीज़ों को बड़े तरीके से चलाता है और बड़ा पढ़ा लिखा और हिस्ट्री को, सारी सिचुएशन को, जोग्राफिया को बहुत बेहतर समझता है, ये बलूचिस्तान में कोशिश करते हैं क्योंकि वहाँ के हालात ऐसे रहे हैं, वहाँ पे इस तरह के बंदे को कोर कमांडर भेजा जाए, ऐसे जर्नैल को। तो ये दो जगह वाकई बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और वहाँ से बलूचिस्तान से जो भी आता है वो बहुत मंजा हुआ जर्नैल होता है, ये बात ठीक है। ठीक। अच्छा, अब जिस तरह आपने कहा सदर्न कमांड का, क्योंकि अब तो जो पहले तो कोयटा की कोर होती थी, अब सदर्न कमांड करके पूरी कमांड दे दी है, इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं वापस सियासत की तरफ। अब सियासत में फिरदौस आशिक का जो जाना है, तो ये क्या पहला कतरा है या कड़ी है? अब मज़ीद तब्दीलियाँ भी होंगी क्योंकि अभी चीनी और आटा की रिपोर्ट और फिर जो फॉरेंसिक्स भी आ जाएंगे वहाँ पे भी है, फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, IPPs की रिपोर्ट, यानी सियासत तो बड़ी गर्म होने वाली है। तो क्या तब्दीलियों की एक लाइन लगेगी? फिरदौस आशिक अवान को अगर कोई ओहदा ना दिया, मेरी इतला के मुताबिक उसको पंजाब में एडजस्ट करेंगे। उस्मान बुज़दार साहब का मजीद बेड़ा गर्क करने जा रहे हैं शायद। अगर उनको पंजाब में एडजस्ट ना किया या किसी ओहदे पे उनको ना रखा फिरदौस आशिक अवान को, तो याद रखिएगा ये औरत रेहाम खान बनने में देर नहीं लगाएगी और मैं आपको कह रहा हूँ एक दिन साबित हो जाएगा। चलें देखते हैं, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, जो क्लीशेड जो टर्म है। अब आ जाते हैं, आपने उस्मान बुज़दार साहब की बात की, पंजाब की। अब गुज़िश्ता 2-3 माह से हम देख रहे हैं कि उस्मान बुज़दार साहब ज़्यादा प्रोएक्टिव हो गए हैं, चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं और फ्रंटल होकर अब सब चीज़ों को देख रहे हैं। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट हुआ था चीफ सेक्रेटरी पंजाब का, आज़म सुलेमान साहब को बड़े फ़ैन फेयर के साथ लेकर आए थे, IG भी तब्दील हुए थे, तीसरे चीफ सेक्रेटरी थे, लेकिन बड़ा एकदम अचानक उनको वापस भेज दिया गया, जहाँ से आए थे वहीं सेक्रेटरी दाखिला लग गए। लेकिन ये क्यों हुआ और क्या उस्मान बुज़दार उनसे खुश नहीं थे? प्रॉब्लम कहाँ पे हुई? छोटा सा जवाब है इसका। अगर वो छोटा सा जवाब आपको मैं दूं तो इमरान खान साहब को चाहिए कि बहुत सारी ब्यूरोक्रेसी को बदलने के बजाय, जहां उन्होंने 4 चीफ सेक्रेटरी बदल दिए, IG 6 बदल दिए, दर्जनों सेक्रेटरीज बदल दिए, एक दफ़ा चीफ मिनिस्टर बदल के देखें, शायद तब्दीली आ जाए। चलें। अच्छा, जिस तरह आप यहाँ पे बात कर रहे हैं, फ़िलहाल तो देखें उनको तो बैकिंग फुल है। इमरान खान ने कहा कि जी मैं तो उनके साथ ही हूँ। कल मेरे प्रोग्राम में शेख रशीद थे, उन्होंने कहा कि जब मैंने इमरान से बात की तो उन्होंने कहा कि हम जाएंगे तो दोनों साथ जाएंगे। तो ये तो बड़ा उस मामले में तो क्लैरिटी है। अब एक और इस तरह कंट्रोवर्शियल चीज़ जो एक आ रही है, जो अब जो भी टारगेट कर रहे हैं वो आज़म खान साहब को, जो प्राइम मिनिस्टर साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। पहले फवाद हसन फवाद का बड़ा नाम था कि जी नवाज शरीफ के बड़े क्लोज और सब चीज़ें उधर ही, फिर आज़म खान साहब का बड़ा कलीदी किरदार। अभी भी फिरदौस साहिबा भी ब्लेम कर रही हैं आज़म साहब को। इससे पहले जहांगीर खान तरीन ने आकर पब्लिकली कहा कि आज़म खान की वजह से हो रहा है। तो वहाँ पे भी क्या यही चीज़ सूरत हाल है? अच्छा, आज़म खान के बारे में ना मेरे पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जब एक आदमी से कुछ लोगों को तकलीफ़ होना शुरू हो जाए और उन लोगों को तकलीफ़ होना शुरू हो जाए जिनका कोई अपना रिकॉर्ड इतना अच्छा ना हो, तो समझें वो आदमी ठीक है। फिर ठीक है जी, कह रही है आपका। दूसरा ये है कि वो सरकारी अफसर हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, वो तो इमरान खान की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ तो नहीं जा सकते ना। तो वो तो इमरान खान ही, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अपने ओहदे पे बरकरार रहेगा इमरान खान उनसे खुश नहीं है। इमरान खान साहब उन पे कुछ हद तक तो इन्हिसार करते हैं जी। और ख़ासकर जब इससे पहले वो KP में थे, चीफ सेक्रेटरी थे KP खैबर पख्तूनख्वा, इमरान खान साहब के साथ एक अच्छा वर्किंग रिलेशन तब से ही बना हुआ था उनके पास। परवेज़ खटक के साथ वो थे, लेकिन वो इमरान खान साहब के साथ उस वक्त से भी थे। तो वो भी एक पुराना भी एक असर है। देखें, वो इमरान खान के काबिल एतबार आदमी हैं, पुराने आदमी हैं, उनके साथ काम करते रहे हैं। अगर वो इमरान खान साहब की ऐसे लोगों से जान छुड़ाना चाह रहे हैं तो उनकी लिस्ट में ज़रूर उस्मान बुज़दार का नाम भी होगा। अच्छा, अब आ जाते हैं एक और चीज़ जो आपने बात की, जिससे हमने बात की सेंटर की भी, पंजाब की भी। अब तेज़ी से नज़र आ रहा है कि टेक्नोक्रेट्स आ रहे हैं। अब जिस तरह आसन बाजवा साहब आए हैं तो वो भी एक टेक्नोक्रेट हैं। ज़्यादातर इन्हसार टेक्नोक्रेट्स पे, आप कैबिनेट की कंपोजिशन देख लें, मेजॉरिटी ऑफ द महकमे जो हैं वहाँ पे टेक्नोक्रेट्स हैं। तो ये सियासी लोग हैं, वो क्या करेंगे फिर? मेरे ख्याल में इमरान खान एक तजर्बा करके देख रहे हैं, उसको करने दिया जाए। पॉलिटिकल लोग इमरान खान साहब के पास जब जाते हैं ना तो उनको बड़ी सख्त मायूसी हो रही है। ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ कि ये लोग, डिमांड्स इनकी अजीब अजीब होती हैं, ज़ाती फ़ायदे, मफादात, ये चीज़ें। तो इमरान खान साहब को जो सियासी एक लॉट है उससे बड़ी मायूसी हुई है। उन्होंने अपने नंबर्स पूरे करने के लिए सिर्फ ये मिनिस्टर रखे हुए, उनका बस चले तो वो बहुत सारे मिनिस्टरों को फारिग करके टेक्नोक्रेट्स ही लें और उनसे ला के काम लें। ये उनकी मायूसी है जो उनकी कैबिनेट में झलकती है
कि जो लोग इलेक्टेड हैं उन्होंने अपने मफादात और फ़ायदों को शायद ज़्यादा फोकस किया है। और जहाँ तक बात है ना इमरान खान की, तो याद रखिएगा कि उसका अपना ज़ाती लालच कोई नहीं है। ये बात बिल्कुल शोर शाट है। जो बंदा उसके साथ ठीक चलेगा वो 5 साल भी चल सकता है, और जो नहीं चलेगा वो मजबूरी के तहत तो उसको साथ चला लेगा, लेकिन जब मौका मिलेगा जान छुड़ाएगा। जहांगीर खान तरीन अब पिक्चर से आउट हो गए। अलीम खान एक दफ़ा फिर वापस आ गए, पंजाब में सीनियर वज़ीर के तौर पर आ गए, फूड का महकमा भी उनको मिल गया। तो जहांगीर खान तरीन JKT की कोई वापसी या कोई रप्रोशमा हो जाएगा? अभी कुछ नहीं कह सकते, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। और ख़ासकर जो रिपोर्ट्स हैं, अगर उनमें अगर उनको मोरद इल्ज़ाम ठहराया तो फिर तो कुछ नहीं, लेकिन अगर कोई गुंजाइश नहीं, अगर हो उसमें गई रिपोर्ट में वो मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहराए जा रहे। मेरे पास इसकी खबर है, मैं आपको दे रहा हूँ। जहांगीर तरीन साहब उसमें से बच जाएंगे। तो फिर अगर उनको जानबूझकर किसी ने ना फंसाया तो जो रिपोर्ट बनाने वाले हैं उनके पास जो डॉक्यूमेंट है उसके मुताबिक वो बच जाएंगे, अगर डॉक्यूमेंट वही रहे तो। लेकिन इमरान, अब पिछले 1 महीने से जो इंक्वायरी रिपोर्ट की बेसिस पे जो उनके साथ हो गया, तो वो काफ़ी नहीं है कि यानी अब अगर इस तरह हो गया और फिर अगर इस रिपोर्ट में अगर वो निकल जाएंगे तो मैं फिर उस दिन कह भी ये रहा था तो फिर कौन फंसेगा? कि जहांगीर तरीन के साथ सबसे बड़ी ज्यादती ये है, देखिए नाम इसी तरह का आएगा, गोलमोल आएगा, कानूनी पकड़ नहीं हो सकती। यानी सारे ही कानूनी पकड़ किसकी हो जिम्मेदार सकती है? सिस्टम। सब्सिडी देने वालों की होगी, लेने वालों की थोड़ी होगी। जखीरा अंदोजी करने वालों की होगी, चीनी बनाने वालों की थोड़ी होगी। और अगर कोई उस नेक्सेस ये पकड़ लेते हैं तो वो लोग तो डील करते हैं पर्चियों के अंदर। आपको पता है उनका करोड़ों अरबों का कारोबार पर्ची पे होता है, क्रेडिट के ऊपर होता है, ज़बानी कलामी होता है। वो बैंकों में और अकाउंटों में तो डील ही नहीं करते। तो FIA कहाँ से लेकर आएगी बैंक रिकॉर्ड? जिस ट्रांजैक्शन को वो पकड़ेगी तो ऐसा इनको मिलेगा ही कुछ नहीं। और जिस तरह आपने, क्योंकि आपकी खुद भी बड़ी अच्छी स्टडी है शुगर पे, पूरा जो क्राइसिस आपने बड़ा अच्छा कवर भी किया। और जिस तरह अफगानिस्तान की बात आ रही है कि जी वहाँ पे एक्सपोर्ट हुई नहीं, वहाँ पे तो LCs भी नहीं खुलती, कैसे पकड़ेंगे? चीज़ें काफ़ी ग्रे एरियाज़ में हैं। फॉरेंसिक इसी वजह से था कि स्टॉक्स देखेंगे वहाँ पे कितने मौजूद हैं, गलत बयानी तो नहीं हुई। इन चीज़ों में तो कुछ ना कुछ तो हो सकता है। देखें, आप जब किसी मुजरिम को सज़ा देते हैं ना, तो आपकी सबसे पहली जो उसके पीछे रीज़न होती है वो ये होती है कि आइंदा मैंने ये जुर्म नहीं होने देना इस मुल्क में या इस माशरे में। अगर तो आपने वाकई आप चाहते हैं, अगर आप वाकई चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर चीनी सस्ती मिले, तो आप चीनी की इंपोर्ट के ऊपर से बैन उठा लें, लोगों को इजाज़त दें वो बाहर से लेकर आएँ। ये आपकी शुगर मिलें खुद ही ख़त्म हो जाएंगी। जो किसान गन्ना लगाते हैं वो कपास लगाएंगे, कपास पानी भी कई गुना कम चूसेगी। आपकी 2-4 लाख लोगों की नौकरी जाएगी सिर्फ जो शुगर मिलों में काम करते हैं, लेकिन 40-50 लाख लोगों की नौकरी आएगी जो टेक्सटाइल में काम करते हैं। तो गवर्नमेंट ने अगर इसमें से कुछ अच्छा करना है तो ये कर ले, सज़ा नहीं दे पाएंगे वो किसी को, कानून में ऐसी गुंजाइश नहीं है। अच्छा, अब कुछ सहाफ़ी है, पता चला है कि वो पैगंबर भी बनते हैं, पैगंबर बनते हैं कि एक का पैगाम दूसरे को पहुंचाते हैं, करते हैं। तो बड़ी सर शहबाज शरीफ बातें कर रहे हैं कि उनको 2 सहाफ़ी पैगाम लेकर आए कि आप नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। वो तो कैबिनेट अपनी बना रहे थे। तो ये इसमें कुछ, क्योंकि आप भी उस ज़माने में बड़ा कवर कर रहे थे, देख रहे थे, कुछ हकीकत लगती है या आप ये बस वैसे ही आफ्टर थाट है? वो सहाफ़ी आए ना सामने, आके बताएं जनाब मैं पैगाम लेकर गया था और ये पैगाम लेकर गया था। ये सवाल भी अब शहबाज शरीफ साहब से कोई नहीं पूछेगा। मौलाना साहब का सबने मिलकर नाटका बंद कर दिया था, तारिक जमील साहब का, जब उन्होंने सच बोला था। उन्होंने तो सच बोला था, झूठ थोड़ी बोला था। तो उनको तो ये तंग करना शुरू हो गए थे सारे मिलके। तो अब जवाब दें ना, कौन से वो 2 सहाफ़ी हैं जो फ़ौज से पैगाम लेकर गए और जाके शहबाज शरीफ को दे रहे हैं जनाब आप वज़ीर आज़म हैं और आपकी ये काबीना आप बना लें? वो कौन से इतने तुर्रम खान सहाफ़ी हैं जो लेके शहबाज शरीफ को पैगाम गए थे? अब बताएं अपने नाम भी, या सहाफ़ियों को जाइए जाके शहबाज शरीफ से पूछें, तो या कहें शहबाज शरीफ को कि आप झूठ बोलते हैं, हम ऐसे बंदे नहीं हैं। अच्छा, अब शहबाज शरीफ जब वापस आए हैं और बड़े अचानक वापस आए, जो आखिरी अवेलेबल फ़्लाइट थी, बड़ा ड्रामाई सिचुएशन थी, तो आ रहे हैं, फिर उसमें था कि नहीं आएंगे, आएंगे, फिर पहुंच गए वो। उसमें क्या कोई पैगाम था उनको मिला? फिर आकर बिल्कुल चुप हो गए आप, वो उस तरह की वो बात ही नहीं है। अभी दोबारा काफ़ी इस लेवल पे भाई पैगाम कोई नहीं मिलते, इस लेवल पे असेसमेंट होती है। उनकी असेसमेंट थी कि शायद मेरा जाना मेरा फ़ायदेमंद होगा। वो बहुत बड़ा इस्तकबाल भी सोच रहे थे कि लाहौर एयरपोर्ट पे मेरा होना चाहिए, तो वो इस्तकबाल भी नहीं बन पा रहा था। काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहे थे। मरियम भी राज़ी नहीं थी कि उनको लेने के लिए एयरपोर्ट पे जाएं, क्योंकि मियाँ साहब खुद नहीं गए थे मरियम को एयरपोर्ट पे लेने के लिए और नवाज शरीफ साहब को लेने के लिए। तो उनको शहबाज शरीफ साहब को ये लगा कि ये मौका है कि मैं कह दूंगा कि कोरोना की वजह से मैंने इस्तकबाल कैंसिल करवा दिया है, वरना मुझे तो लाखों लोग लेने के लिए एयरपोर्ट आ रहे थे। और दूसरा, मैं इस मौके से फ़ायदा उठा के जाऊँगा तो लोग मुझे सर पे उठा लेंगे और मैं पूरा सूबा चलाऊँगा और मुल्क को अपने मुताबिक। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये पेंडेमिक कितना खौफनाक है। इमरान खान के सामने जब ये सिचुएशन रखी गई तो इमरान खान ने हंसते हुए कहा था
कि ये 1-2-4 दिन में खड़े नहीं हो जाता, ख़त्म भी नहीं हो जाएगा, ये अभी चलेगा, इसको आने दो। शहबाज शरीफ साहब अगर उछल कूद करना चाहते हैं, आप ईजी होकर अपना काम करें, ये खुद ही बैठ जाएंगे। और वो वाकई बैठ गए, बैठ नहीं गए बल्कि चुप गए हैं। जी, लेकिन डेंगू वाला सूरत हाल काफ़ी डिफरेंट थी, वहाँ पे बड़े मुतहरक थे, चीज़ें थी, वहाँ पे ना कवर भी हो गया था। लेकिन कोरोना, जिस तरह आपने खुद जिक्र किया कि डिफरेंट सिनारियो है। अब कोरोना का जो पाकिस्तान का रिस्पांस है, जो दोस्त देखें मेरी बात सुने, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को कॉल है कि कोई भी वबा जो है वो 72 दिन से ज़्यादा नहीं चलती। डेंगू पे जब शहबाज शरीफ ने काम शुरू किया तो 1.5 माह हो गया था उसको। ये तकरीबन कोई 2 माह का एक स्पैम आता है डेंगू का, 1.5 से 2 माह ये मच्छर आता है, ये काटता है, डेंगू होता है, ये मच्छर चला जाता है। शहबाज शरीफ साहब को पहले दिन ये पता चल गया था कि ये मच्छर चला जाएगा, इस तारीख को ये मच्छर ख़त्म हो जाएगा क्योंकि मौसम बदल जाएगा। तो उन्होंने इसकी इतनी ज़्यादा कंपेन की, इतनी ज़्यादा कंपेन की, उनको पता तो चला ही जाएगा। और जब वो चला गया तो उसका क्रेडिट अल्टीमेटली उनको मिलना ही था, वो उनको मिल गया। उनकी एक ज़बरदस्त पॉलिटिकल असेसमेंट थी। अब कोरोना जो है ये वबाई नहीं है मर्ज, ये मैन मेड वायरस लगता है, क्योंकि अल्लाह ताला जितने भी वायरस बनाते हैं वो सीज़न के साथ ख़त्म हो जाते हैं, वो सीजनल होते हैं। ये सीजनल नहीं है, ये गर्मी में भी रहेगा, सर्दी में भी रहेगा, ये बरसात में भी रहेगा, बहार में भी रहेगा। तो इसको ख़त्म अपना तरीके से होना है। तो शहबाज शरीफ साहब गलत असेसमेंट करके आ गए थे कि ज़्यादा गर्मी होगी, ये ख़त्म हो जाएगा, मैं जाके शोर शराबा करूँगा, ख़त्म होगा क्रेडिट, लेकिन नहीं, वो क्रेडिट ले नहीं पाए। ठीक है इमरान, जिस तरह आपने बात की ना कि मैन मेड, इस पर तो पूरी बहस चल रही है, अमेरिका और चीन के मद्दे मुकाबल हैं, कुछ कहते हैं पॉसिबल है, नहीं है, पूरी डिबेट है। देखें जब ये क्लियर होंगी चीज़ें तो हमें भी पता चल जाएगा। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मौजूद थे मारूफ एंकर पर्सन और सहाफ़ी इमरान खान।